व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो हमारी फिर से टीम तैयार है यहाँ पर वर्ल्ड कप को जीतने के लिए। 1983 के बाद 2011 और अब 2019 में हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड कप जीतकर आने वाले हैं। टीम अनाउंस कर दी गई है, सारे के सारे प्लेयर आप लोगों के सामने हैं। कैप्टन रहने वाले हैं विराट कोहली। आप लोग ये बताइए आपका फेवरेट प्लेयर यहाँ पर कौन है। तो देखते हैं कितना शानदार हमारी टीम परफॉर्म करती है और किस तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत कर लेके आती है। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं टीम के साथ में है और पूरा सपोर्ट रखिएगा अपना। पर ये नहीं कि आप लोग का बीच में एग्जाम भी है तो एग्जाम को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो अभी आईपीएल के नशे में डूबे हुए हैं उनको यहाँ पर क्रिकेट के नशे में नहीं डूबना है। हाँ, कम से कम इतना आप लोग जरूर कर सकते हैं कि वर्ल्ड कप तो जो फाइनल होता है वो तो जरूर देखेगा। बाकी आप लोग देखिए हेडलाइन पढ़ सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, ये जरूर रखिएगा ध्यान कि हाँ जितना भी हो सके अपना पॉजिटिव रेस्पॉन्स रखिएगा प्लेयर के लिए, ताकि एक मोटिवेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो कहने का मतलब ये है काफी शानदार यहाँ पर ये होने वाला है। देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन आने वाली है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल क्रिकेट टीम और देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आएगी। आप भी अपनी कमर कस लीजिए, काफी शानदार हमारा लेक्चर रहने वाला है और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। और इसी के साथ में अपना जो आंसर है वो साथ साथ में आप लोग देखकर चला कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगता रहे और इसी तरीके से आप लोग एग्जाम में भी फिर कंफर्टेबल फील करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीआई टैग के साथ में ये भौगोलिक संकेतक जो मैंने आप लोगों से पूछा था ये था बोबलीवीना। ये आप लोगों के सामने इस तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये एक तरीका हैंडीक्राफ्ट है यानी कि हथकरघा है, इसको जो बनाया गया है और इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का आंध्र प्रदेश की एक विशेष स्पेशलिटी है ये, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है आज की जो आप लोगों का जीआई टैग है यानी कि भौगोलिक संकेतक का जो क्वेश्चन है ये है भागलपुर सारी। भागलपुर देखिए कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर अगर आप लोग नाम भी याद रखेंगे ना पर्टिकुलर एरिया का तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस राज्य का यहाँ पर है। यानी कि जो फेमस नाम है उनके कम से कम आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए। उसके बेस पर कई सारे जीआई टैग के नाम आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका नाम जरूर बताइएगा कौन से राज्य का जीआई का टैग है ये भागलपुर सारी। चलते हैं अपने अगले सेशन की ओर जहां पर बात करते हैं वार्म अप क्विज के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, हमारी कंट्री में नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये स्टार्ट किया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ये यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया उस टाइम पे कौन सी बर्थ एनिवर्सरी थी यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजम जी की, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी पे यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी ये आप लोग को बताना है और ये 22 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आप लोगों को ये नंबर बर्थ एनिवर्सरी आप लोगों को बतानी है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया है कि सीरिया और एक कंट्री और है जिससे अपने ट्रूप्स को वापस करने की बात की गई है। तो वो कौन सी कंट्री है जहां से अपने ट्रूप्स वापस करने की बात की गई है? एक सीरिया और दूसरी कंट्री का नाम आप लोगों को और बताना है। नीति आयोग के द्वारा बोला गया अभी स्टेब्लिशमेंट किया गया 1,50,000 जो यहाँ पर हेल्थ एंड द वेलबींग सेंटर। तो ये कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके तहत इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर यहाँ पर स्टेब्लिश कर रही थी गवर्नमेंट? उस स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है। लोकसभा के द्वारा पास किया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 ये किसको रिप्लेस करेगा उस एक्ट की आप लोगों को ईयर बताना है। यानी कि कौन सा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जिसको यहाँ पर रिप्लेस करके ये बिल लाया गया था। इंडियन फुटबॉलर का नाम आप लोगों को बताना है जो विनिंग कैप्टन भी थे यहाँ पर, जिसकी तो उनके द्वारा सॉरी फुटबॉलर नहीं है, वर्ल्ड कप कबड्डी की बात की जा रही है। फुटबॉलर कहाँ से आ गया तो कबड्डी की बात की जा रही है। तो वर्ल्ड कप कबड्डी विनिंग कैप्टन थे जिनके द्वारा भी रिसेंटली अनाउंसमेंट अपना रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया गया, तो उनका नाम आप लोगों को बताना है। हर्षवर्धन श्रृंगला ये अपॉइंट किए गए अभी एम्बेसडर ऑफ इंडिया कौन सी कंट्री के लिए? ये काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है खासकर आज के सिनेरियो में अगर आप लोग देखते हैं तो। गोविंद नेशनल पार्क जो कि यहाँ पर एक प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर के नाम पर इनका नाम रखा गया और ये हमारी कंट्री के होम मिनिस्टर भी बने। तो इन पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों को बताना है। ये था क्विज। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं कई बार और कई बार आप लोगों को स्टेटमेंट की बेस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अभी आंसर बताऊंगा, अपना स्कोर मैच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसको लिखना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर। ये थी 125th बर्थ एनिवर्सरी श्रीनिवास रामानुजम जी की, जब यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि नेशनल मैथमेटिक्स डे हम लोग स्टार्ट करेंगे सेलिब्रेट करना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। और ईयर कौन सा था जब हम लोगों ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया? तो ईयर था यहाँ पर 2012 में ये 22 दिसंबर से हम लोगों ने ईयर सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। और 125th बर्थ एनिवर्सरी थी श्रीनिवास रामानुजम जी की जो कि एक इंडियन मैथमेटिशियन थे और ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, तो इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा सीरिया और अफगानिस्तान ये है दो कंट्री जहां से अपने ट्रूप्स को वापस बुलाने की बात की गई है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम है जिसके तहत यहाँ पर ये हेल्थ एंड द वेलबींग सेंटर हमारी कंट्री में स्टेब्लिश किए गए हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2018 ये रिप्लेस किया किसको? 1986 का जो ला था उसको यहाँ पर।
ये है यहाँ पर जिनका नाम आप लोग याद रखते हैं अनूप कुमार, जो कि ये वर्ल्ड कप जो कबड्डी विनिंग टीम है उसके कैप्टन थे, जिनके द्वारा रिटायरमेंट अपना अनाउंसमेंट किया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर इसके एम्बेसडर बने हैं ये है हर्षवर्धन श्रृंगला, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो गोविंद नेशनल पार्क है वो है गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर। तो ये जो नेशनल पार्क है, इनके जो एक फ्रीडम फाइटर भी थे हमारी कंट्री के, तो इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि अभी हमारी कंट्री में एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की गई थी डीआरडीओ के द्वारा, जिसमें एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराया था, तो उसके लिए भी काफी ये न्यूज में था। तो इसके रिलेटेड आप लोगों को पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में बात की जा रही है कि ये कहां पर होता है, इसके बारे में स्टेटमेंट है जो कि आप लोगों के सामने है। लो अर्थ ऑर्बिट रेफर किया जाता है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, यानी कि हमारी पृथ्वी होगी, पृथ्वी से अगर आप लोग ऊंचाई पे जाएंगे तो बोला जा रहा है 36,000 किलोमीटर की डिस्टेंस या फिर उससे कम, यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि सैटेलाइट जो होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में, ये यहाँ पर मॉनिटर करते हैं ग्राउंड वाटर या फिर जो सरफेस होता है या फिर कुछ मिनरल्स की बात करते हैं पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि एक तरीके से मॉनिटरिंग का काम करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी सैटेलाइट होते हैं। तीसरी स्टेटमेंट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये अपने ऑपरेशन जो कंडक्ट करता है वो लो अर्थ ऑर्बिट में ही कंडक्ट करता है। और यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट, ये जरूर ध्यान से पढ़ा कीजिए आप लोग, इनकरेक्ट एक्टिविटी पूछी गई है। तो आखिर कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, यानी कौन सा आंसर यहाँ पर गलत है। तो गलत जो आंसर है वो है यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो है ये 36,000 किलोमीटर नहीं है, ये लगभग 2,000 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर सरफेस ग्राउंड वाटर जो भी यहाँ पर होता है उसको मॉनिटर करने का ये काम करता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर सैटेलाइट को रिप्लेस करने में यहाँ पर लगती है, इसलिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है और आसानी से रिप्लेस भी हो जाता है और मोर एक्सेसिबल है यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लिया तो आसानी से वहां पर चीजों को किया जा सकता है, और ये तो 2000 तक का है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो रहते हैं वो हमारी पृथ्वी के सरफेस से 300 साढ़े 300 से लगभग 400 साढ़े 400 किलोमीटर के करीब रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रिसेंटली अभी कई तरीके की सब्जियां वगैरह उगाने की बात की गई थी, और भी कई तरीके के ऐसे न्यूज है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए न्यूज में आते रहते हैं। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को होना चाहिए। आइए एक बार नजारा भी दिखा देता हूं आप लोगों को कैसा होता है ये यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये हमारी पृथ्वी हो गई, आप लोग देखते हैं यहाँ पर सूरज इसके चारों ओर घूम रहा है, सॉरी सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। वैसे फिलहाल मैं अभी यहाँ पर सूरज को पृथ्वी के चारों ओर घुमा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, ओके। आइए अब यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में। यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को बताया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये मैंने आप लोगों को जब वीडियो बताई थी कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैंने उस टाइम पर भी आप लोगों को बताया था। ये देखिए कुछ ऐसा देखने में आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये यहाँ पर जो पिक्चर है आप लोगों के सामने यहाँ पर, जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ये आप लोग खुद भी जाकर यूज कर सकते हैं, कैसे यूज करना है उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोग जाकर इसको समझ सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसकी डिस्टेंस मैंने अभी आप लोगों को बताई कि लगभग कितनी डिस्टेंस पे ये देखने को मिलता है, वो सारी बातें हम लोगों ने अभी जानी, ठीक है। तो लगभग 350 से 420 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पृथ्वी सरफेस से देखने को मिलता है। तो एक ही क्वेश्चन में से आप लोग यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की डिस्टेंस, ये सब चीजें, या फिर जो मॉनिटरिंग सैटेलाइट है उनकी किस डिस्टेंस पर रखा जाता है। तो ये तमाम क्वेश्चन आप लोग के इसी से बन जाते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इस तरीके से, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई, तो आंसर हो गया यहाँ पर ए, बाकी की दोनों करेक्ट है। अगर करेक्ट पूछता तो आंसर हो जाता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ये एक इनिशिएटिव था जो सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो किस फील्ड में वर्क करने के लिए स्टार्ट किया गया। कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, हेल्थ सिक्योरिटी फॉर वुमेन या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर ये बोला जा रहा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ठीक है ना। तो आपदा प्रबंधन का मतलब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो उसके लिए पुरस्कार यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। तो ये काफी न्यूज में भी था जब मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया था, डिटेल में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था। तो एक तरीके यहाँ पर एनुअल अवार्ड दिया जाएगा जिनका एक्सीलेंस वर्क रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में। 8th बटालियन जो कि लोकेटेड है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की गाजियाबाद में, उसको यहाँ पर ये फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से नवाजा गया। अवार्ड जो है यहाँ पर ये लगभग 51 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एग्जाम के लिए हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जियोथर्मल एनर्जी ये जो एनर्जी है जो अर्थ में स्टोर रहती है, एनर्जी जो बाहर निकलती है, वो खासकर टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो उसकी फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है जियोथर्मल एनर्जी, जो अर्थ की क्रस्ट से आप लोग बोल सकते हैं ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अर्थ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रस्ट, मेंटल कोर, इन सब चीजों के बारे में ज्योग्राफी में। तो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी
ये स्टोर होती है क्रस्ट में और यहाँ पर एक तरीके से यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इंडिया जो है हाई जियोथर्मल एनर्जी का पोटेंशियल है, यानी कि हमारी कंट्री में काफी जियोथर्मल एनर्जी हम लोग यहाँ पर रखते हैं, यानी कि हम लोग काफी जनरेट कर सकते हैं। फिलीपीन, तुर्की, न्यूजीलैंड ये सब कंट्री है जहां पर कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन जियोथर्मल एनर्जी का काफी किया जाता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर आंसर है इसका सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हाई की जगह लो आएगा। हमारी कंट्री में जियोथर्मल एनर्जी का इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है जितना कि फिलीपीन, तुर्की और न्यूजीलैंड में, या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी आप लोग कंट्री बोल सकते हैं, जो कि काफी लार्ज स्केल पर ये यूज करता है। जियोथर्मल एनर्जी हमारी कंट्री में कम है, यहाँ पर ज्यादा है, और ये एक क्रस्ट में से निकलता है जो अर्थ की क्रस्ट होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के सामने दो स्टेटमेंट है, आप लोगों को बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही है, यानी कि स्टेटमेंट आप लोगों को चेक करनी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और खासकर ये नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जो कि सोलर एनर्जी के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो लिमिटेड है यहाँ पर IREDA, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है और हमारी पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी स्टेब्लिश की गई थी 2014 में। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर ये है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ये हमारी कंट्री में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है, खासकर सोलर एनर्जी के फील्ड में। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगी। सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला गया कि स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी लिमिटेड एजेंसी लिमिटेड, ये 2014 में डेवलप नहीं की गई थी। यहाँ पर ये जो यहाँ पर डेवलप की गई थी ये 1987 में डेवलप की गई थी, और एक तरीका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है ये सोलर एनर्जी के फील्ड में या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में। एनर्जी फॉर एवर ये यहाँ पर देखते हैं इसका मोटो भी है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी में हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एयर जो एनर्जी है उसके अंडर में यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिली, और ये काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी हमारी कंट्री में कहां पर सिचुएटेड है? ये आप लोग बताइए, इसके बारे में सर्च कीजिए, इसको आप लोग होमवर्क की तरीके से ले सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहाँ पर एक मिशन के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम था हाइबुसा 2। यहाँ पर एक एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन यहाँ पर ऑपरेटेड किया गया था, किसके द्वारा? ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। एस्ट्रॉयड जो होता है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट होती है उसको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं जो कई सारी गैस भी होती है जो कि यहाँ पर घूमती रहती है, तो ये एक पूरी बेल्ट यहाँ पर बनाती है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इससे रिलेटेड जो सैंपल लेकर रिटर्न यहाँ पर पहुंचा हाइबुसा, ये किस कंट्री का यहाँ पर मिशन था? ये बोला जा रहा है यहाँ पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि KRI, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि JAXA। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? तो स्टेटमेंट सही है यहाँ पर डी, यानी कि JAXA। तो यहाँ पर जो पिक्चर ली गई, कुछ ऐसी पिक्चर यहाँ पर ली गई एस्ट्रॉयड की, और ये जापान की एजेंसी के द्वारा यहाँ पर ये मिशन लॉन्च किया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर यहाँ पर इसका हो गया डी, ठीक है। तो ये है एस्ट्रॉयड से रिलेटेड, ठीक है, और मिशन का नाम है हाइबुसा। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। गंगा रिवर की वजह से कई बार ये न्यूज में भी रहता है, यहाँ पर गंगा रिवर में पोल्यूशन की बात करते हैं। अभी रिसेंटली स्टेटस ऑफ ट्रेस एंड द टॉक्सिक मेटल इन इंडियन रिवर 2018 रिलीज की गई थी, यानी कि हमारी जो नदियां हैं उसमें कितने यहाँ पर कितने तरीके के टॉक्सिक यानी कि जहरीले पदार्थ हमारी जो नदियां हैं उनमें पाए जाते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश की गई यहाँ पर ये सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है सेंट्रल वाटर कमीशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट गंगा पॉल्यूटेड है 5 हैवी मेटल की वजह से, क्रोमियम, कॉपर, निकल, लेड और यहाँ पर आयरन, ये 5 मेटल है जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफी पॉल्यूटेड है हमारी गंगा रिवर, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जो एक तरीके से बिना ट्रीट किया वाटर यहाँ पर डाला जाता है उसकी वजह से भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? फर्स्ट में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1, 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो आंसर जो है इसका आंसर है इसका सी, यानी कि 1 एंड 3 स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये सेंट्रल वाटर कमीशन होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन के अंडर में। और ये अकेली रिवर नहीं है जिसके बारे में पता लगाया गया, 429 जो बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारी कंट्री में उनके बारे में यहाँ पर ये पूरा रिसर्च किया गया है और उसके बाद में ये स्टडी निकल कर आई है। तो स्टेटस ऑफ ट्रेस एंड द टॉक्सिक मेटल इन इंडियन रिवर 2018 ये यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा पब्लिश की गई। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी आंसर हो गया। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर RATS। ये रिसेंटली अभी न्यूज में थी, ये किससे रिलेटेड है? पहले स्टेटमेंट है यहाँ पर काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया था G20 कंट्रीज के द्वारा। काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया था सार्क के द्वारा, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। सेटअप किया गया था इंडिया के द्वारा काउंटर टेररिज्म, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। चौथा यहाँ पर परमानेंट ऑर्गन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि डील करती है टेररिज्म या फिर जो सेपरेट करने की जो टेंडेंसी है, सेपरेटिज्म या फिर एक्सट्रीमिज्म, यानी कि एक्सट्रीम कंडीशन में जाना किसी भी सिचुएशन को लेकर। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है? तो आंसर है यहाँ पर सही डी, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक परमानेंट ऑर्गन है जो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। तो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसके बारे में याद रखिएगा, रीजनल है और एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, यानी कि टेररिस्ट एक्टिविटी को रोकने वाली स्ट्रक्चर है यहाँ पर, जो कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेटअप किया गया। अगले दो क्वेश्चन जो आने वाले हैं यहाँ पर, ये मिलते जुलते क्वेश्चन है, दोनों मिलाकर आप लोग देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर निकल जाएंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के बारे में बात की जा रही है। IEA यहाँ पर ये फोकस देती है एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट अवेयरनेस, यानी कि इन्वायरमेंट अवेयरनेस के बारे में बात करती है, एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। खासकर ऐसी एनर्जी के बारे में बात करती है जो कि एनर्जी के साथ साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखने को मिले और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहे। ठीक है, तो तीनों ई को साथ में लेकर चलती है, एनर्जी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट। इसी के साथ में बोला जा रहा है इंडिया इज नॉट द मेंबर, IEA का मेंबर इंडिया नहीं है। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर कि ये पब्लिश की गई यहाँ पर वर्ल्ड, क्यों यहाँ पर ये पब्लिश करता है यहाँ पर क्या, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और इसी के साथ में वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स। तो दोनों आप लोगों को यहाँ पर बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे तो कोई भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यानी कि सारी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। टोटल मिलाकर 30 मेंबर आप लोगों को इसके देखने को मिलते हैं। और ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ही यहाँ पर तैयार की जाती है। ये काफी एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पास्ट में भी। अगला क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसी से थोड़ा कनेक्ट है, बात की जा रही है यहाँ पर द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट, ये रिलीज की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। सेकंड स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रेल इज अमंग द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट मोड ट्रांसपोर्ट का, जो कि एक जगह से सामान दूसरी जगह पे ले जाया जाता है या फिर पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से क्वेश्चन वैसे ही पूछा जा सकता है। सबसे महंगा जो मीडियम होता है वो होता है एयरवेज, दूसरे नंबर पर होता है यहाँ पर रोडवेज, तीसरे नंबर पर यहाँ पर होता है रेलवेज और चौथे नंबर पर होता है वाटरवेज, जो कि सबसे सस्ता होता है। तो ये सबसे सस्ते घटते हुए क्रम में यहाँ पर है। तो रेलवे जो है वो मोस्ट इफिशिएंट कैटेगरी में ही लगभग आ जाता है, क्योंकि काफी सस्ता ये पड़ जाता है, इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको काफी अच्छा माना जाता है। तो ये रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल सही है। और द फ्यूचर ऑफ रेल, ये रिपोर्ट भी यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ही यहाँ पर तैयार की जाती है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? तो नन ऑफ द अबोव, यानी कि दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर हैं। तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। और देखिए कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन की जो क्वांटिटी है वो काफी कम है। क्वेश्चन की क्वांटिटी कम नहीं है, डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। इन्हीं में से जो आप लोगों को 3-3, 4-4 स्टेटमेंट देता हूँ, अलग अलग क्वेश्चन अगर निकाल के रखने लगूंगा, इनमें से 50 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोग टॉपिक कवर कर लेंगे तो यूपीएससी में सबसे फायदेमंद है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करती है, वो टॉपिक रिपीट करती है। अगर एक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ढंग से एक टॉपिक लगभग कवर करा दे रहा हूं, तो आप लोग अगर 4 स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट भी वहां पर पहचान पाए एग्जाम में, तो आप लोग आसानी से एलिमिनेशन मेथड से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। 1000 क्वेश्चन पेपर भी अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो रिपीट क्वेश्चन आप लोगों को यूपीएससी में रेयरली ही कोई एक आधा मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो वो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, आप लोग सही और गलत में समझ पाएंगे। वरना रट फिट कर वहां पर जाएंगे तो बिल्कुल मूंधे मुंह पड़े होगे आगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारकर जाओगे। तो इसलिए एनालिसिस में जाओ, ना कि रटने में। जो नहीं होता है कि हाँ इसका आंसर ही हो गया, इसका आंसर ही हो गया, वो क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। अगर उस तरीके का भी क्वेश्चन होगा तो उसमें भी कोई ना कोई लॉजिक होगा। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस जो है उस तरीके से कीजिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्टेबल फील करें। ओके, तो ये था आज का डिस्कशन। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा फोकस देकर रिविजन भी करते रहिए। लेक्चर पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिए फेसबुक, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप लोग कनेक्ट है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।